स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। ध्यान से पढ़िए यहां पर क्या लिखा है। मजबूत सरकार कम सिपह सालार। बड़ा सवाल यह है कि इन चेहरे ये कौन से होंगे चेहरे, मोदी की टीम में कौन कौन होगा शामिल, कैबिनेट में कौन होगा। सालों बाद दिल्ली में एक बीजेपी की सरकार आ रही है, एक मजबूत जनादेश के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन कैसा होगा मोदी का कैबिनेट, मंत्रिमंडल का चेहरा, कौन कौन होंगे मंत्री, ये वो सवाल हैं जिनको लेकर हमारी इस खास पेशकश में हम करेंगे बातचीत और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसा होगा मंत्रिमंडल। लेकिन उससे पहले ध्यान से देखें ये रिपोर्ट, क्योंकि इस रिपोर्ट में छुपे हैं कुछ फॉर्मूले। गुजरात भवन दिल्ली की सियासत का केंद्र बना हुआ है। नतीजों के बाद से मोदी यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। सारे बड़े फैसले यहीं से लिए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण में 2 दिन बचे हैं, इसलिए मोदी के मंत्रिमंडल के लिए माथापच्ची हो रही है। सुबह सुबह ही अमित शाह और जेपी नड्डा गुजरात भवन पहुंचे। गुजरात भवन के अलावा राजनाथ के घर पर भी नेताओं का तांता लगा रहा। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अरुण जेटली और अरुण शौरी को प्रमुख मंत्रालय दिए जा सकते हैं। खबर है कि राजनाथ को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, जबकि सुषमा स्वराज को विदेश या रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। अरुण जेटली को भी इन्हीं दोनों में से एक मिल सकता है। नितिन गडकरी को इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय मिलने की संभावना है, जो कई मंत्रालयों को मिलाकर बनाया जाएगा। खबर अरुण शौरी के बारे में भी है कि उन्हें वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अडवाणी के बारे में अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन एक खबर यह है कि 75 साल की उम्र से ज्यादा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। जेपी नड्डा का कद एकाएक बीजेपी में काफी बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक अगर राजनाथ सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उनकी जगह पार्टी महासचिव जेपी नड्डा को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शाह और नड्डा के बाद वेंकैया नायडू और फिर रामदास अठावले मोदी से मिले। रामदास अठावले आरपीआई के नेता हैं और बीजेपी की मदद से राज्यसभा सांसद बने हैं। लोकसभा में उनकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अठावले के बाद उमा भारती ने मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में उमा भारती की जगह पक्की है। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने अपने कैबिनेट के लिए फॉर्मूला बनाया है। फॉर्मूले के मुताबिक 12 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और 4 सांसद वाली पार्टी को एक राज्य मंत्री की जगह दी जा सकती है। मोदी के कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 22 से 25 होने की खबर सुनने में आ रही है। एक अहम बदलाव जो होगा वो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सिस्टम खत्म होगा और प्रमुख मंत्रालयों की मदद के लिए एक विशेषज्ञ राज्य मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट के प्रमुख मंत्रालयों की मदद के लिए विशेषज्ञों की 28 सदस्यीय टीम होगी। एक और जो अहम बात है वो ये है कि सरकारी कंपनियों में मंत्रालयों का हस्तक्षेप खत्म किया जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी जो सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट सीधे पीएमओ को देगी। हालांकि मोदी के मंत्रिमंडल का असली रूप शपथ ग्रहण के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि केंद्रीय सरकार का मंत्रिमंडल बेहद छोटा होगा और मंत्रिमंडल के मंत्रियों की टीम भी पहले के मुकाबले यंग होगी। सिद्धार्थ तिवारी, ऋचा रावत और अमिताभ सिन्हा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। कुछ चीजें जो स्पष्ट है वो ये है कि बीजेपी के पास अपने आप में बहुमत है, तो इसलिए ये मान के चला जाए क्या जो अलाइज हैं उनकी मदद करने के लिए या उनको एकोमोडेट करने के लिए बहुत ज्यादा कैबिनेट बर्थ उनको नहीं दिए जाएंगे। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल हैं जो पार्टी के अंदर कुछ चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आप जरा इन सवालों को जरा ध्यान से देखें और इन सवालों को हम यहां पर अपने इस खास पेशकश में अपने शो में उठाने जा रहे हैं। आडवाणी और जोशी का क्या होगा ये सोचते हुए जब बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल जो होगा उसमें काफी यंग नेता होंगे, काफी जवान नेता होंगे। क्या जसवंत सिंह की भी वापसी हो सकती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। हार चुके हैं चुनाव, क्या उनकी वापसी हो सकती है? क्या एनडीए के सभी दलों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्योंकि 11 अलाइज ऐसे हैं जिनकी वजह से वो जो 336 का आंकड़ा है वो मिला है। क्या जंबो मंत्रिमंडल का दौर खत्म हो गया है? ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि यूपीए का जो मंत्रिमंडल था उसमें करीब 72 मंत्री थे। छोटे मंत्रिमंडल से सरकार चलाने में आसानी होगी? क्या ये जब ये बात की जा रही है कि बड़े बड़े मंत्रिमंडल बनेंगे तो क्या छोटे मंत्रिमंडल जो है उनको इग्नोर कर दिया जाएगा? और अब हम आपको यहां पर दिखाने जा रहे हैं, यहां पर जरा देखें कुछ फॉर्मूले, कुछ स्क्रीन पे चीजें सामने आ रही हैं, जरा इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, मोदी सरकार का जो पावरफुल पीएमओ होगा वो कैसे होगा, ये हमने आपको एक ग्राफ के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो हायरार्की होती है, हायरार्की यानी जिस तरीके से एक दूसरे को रिपोर्ट किया जाएगा, सबसे ऊपर पीएमओ समझ में आता है। क्योंकि अक्सर
यूपीए में बात की जाती थी कि वहां पर रिमोट कंट्रोल हो रहा है, ये हो रहा है। मोदी के साथ वो सब नहीं है। यहां पर पीएमओ के बाद ये, अब आप आ जाइए पीएम के बाद एमओएस। मैं चाहूंगा थोड़ा पहले वाला ग्राफिक्स एक बार फिर से प्ले किया जाए, लेकिन एमओएस आ गया और अब इनके ठीक नीचे एमओएस होगा और यहां पर एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहां पर साफ आते दिखाई दे रहे हैं। एक एनएसए का व्यक्ति होगा, सेक्रेटरी होगा, सूचना सलाहकार होगा और एक और सेक्रेटरी होगा। ये पूरी हायरार्की यहां पर दिखाई जा रही है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि नरेंद्र मोदी के पास खुद कौन कौन से मंत्रिमंडल होंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के पास गुजरात में एक टाइम पर 14 पोर्टफोलियो खुद थे। अब यहां पर देखते हैं मोदी सरकार में जो पावरफुल पीएमओ होगा उसमें क्या होगा। करीब 45 अधिकारी होंगे और 27 अधिकारी। ये थोड़ा इसको बाइफरकेट करना चाहिए हमें। ये जो अधिकारियों का, पीएमओ का जो है पूरा मामला, इसको समझने की आपको जरूरत यह है कि ब्यूरोक्रेसी जो है उसमें काफी ताकत होगी, ये माना जाए। अब मंत्रालय की बात की जाए, ये जो है कई मंत्रालयों पर कैची चलने की बात चल रही है क्योंकि उनको मर्ज कर दिया जाएगा, एक साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा और एक बड़ा मंत्रिमंडल बनाया जाएगा, उसके अंदर छोटे छोटे मंत्रिमंडल। यूपीए का दौर नहीं है जिसमें कोल मंत्रालय अलग से है, बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलग से। लगता है कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देखिए, खनन मंत्रालय प्लस कोयला मंत्रालय प्लस इस्पात मंत्रालय, इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय। अब यूपीए में अगर आपको याद होगा तो क्या होगा, शिपिंग अलग था, रोड ट्रांसपोर्ट अलग था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अलग हुआ करता था। यहां पर ये सब कंबाइन कर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रिमंडल बन सकता है, मंत्रालय बन सकता है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि जब ये छोटे छोटे मंत्रालय एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या ये जो व्यक्ति विशेष इस मंत्रालय को हैंडल करेगा वो सब कुछ मैनेज कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय को मिलाकर ऊर्जा मंत्रालय बना दिया जाएगा। यूपीए के दौर में ये भी ऐसा नहीं था, ऐसा बना दिया जा सकता है। मतलब ये संभावना है, ये स्पेकुलेशन है, ये फॉर्मूलेज है, ये ऐसी चीजें सामने आ रही है, ये ऐसा लगता है। मैं आपको फिर से स्पष्ट करना चाहूंगा, ऐसी कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन हाँ, ये स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी काम करते हैं उससे लगता यह है कि बहुत ज्यादा चीजों को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा, बाइफरकेट नहीं किया जाएगा। तेल प्लस गैस प्लस मीथेन और यहां पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। वक्त आ गया सीधे सीधे अब चलने का। हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनको इंट्रोड्यूस करने का। सबसे पहले हमारे साथ AK वाजपेयी जी हैं, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। आपका स्वागत है वाजपेयी जी। हमारे साथ मौजूद है जयनारायण व्यास, बीजेपी के नेता हैं, गुजरात से हमारे साथ मौजूद है, उनको स्क्रीन पे यहां पर दिखाएंगे हम। सबसे पहले व्यास जी, मेरा सवाल आपसे है सीधे तौर पर, और मेरे साथ राकेश सिन्हा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि संघ के विचारक हैं। व्यास जी, सबसे पहला सवाल आपसे है, गुजरात में आप मौजूद हैं, अगर नरेंद्र मोदी के फंक्शनिंग स्टाइल की बात की जाए तो कहा यह जाता है कि नरेंद्र मोदी जो होते हैं बहुत ज्यादा मिनिस्टर्स या ये सब जो पूरा खिचड़ी पकाने में उनका विश्वास नहीं रखता है, बहुत ही क्लियर कट कैटेगराइजेशन होता है और उससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। क्या ये बात सही है? मैं समझता हूं कि एक तरह से पूरा कंपार्टमेंट डिफाइन किया जाता है और जो अलग अलग आप अभी दिखा रहे थे अपनी स्क्रीन पे, कई मंत्रालय ऐसे जैसे आर्टिफिशियल अपेंडेज जैसे लगेंगे। अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय बन जाता है तो एक दूसरे के साथ कहीं न कहीं जुड़े हुए विभागों को एक साथ रखने का उनका प्रयास रहता है। तो कुल मिला के वो एक कॉम्पैक्ट मंत्रिमंडल जिसको बोलते हैं, उस तरह के मंत्रिमंडल को मैं मानता हूं ज्यादा पसंद करते हैं और इस तरह के मंत्रिमंडल के साथ उनके विभागों को स्पष्टता से डिफाइन करके उनको उनका काम दिया जाता है। जी राकेश सिन्हा जी, एक चीज आपसे यहां पर जानने का बहुत जरूरी है हम सबके लिए। हमने पहला सवाल वही खड़ा किया था और मेरे दो सवालों में एक सवाल है, बल्कि कहा जा रहा है बड़ा यंग कैबिनेट होगा, बड़े युवा नेता होंगे इसमें, एज बैरियर जो होगा वो 75 साल के ऊपर नहीं बल्कि नीचे होगा। क्या होगा मुरली मनोहर जोशी का, आडवाणी का? देखिए, वो प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी पे तो हमें सवाल नहीं करना चाहिए, वो किस तरह से मंत्रिमंडल बनाएंगे। आपने अपने कमेंट्री में एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यूपीए मंत्रिमंडल में छोटी छोटी बातों को लेकर नया मंत्रालय बनाया गया था। जो गवर्नेंस एक साइंस और आर्ट दोनों होता है, कला भी है और विज्ञान भी है। इसको संभालने के लिए जो एक हिंदी में कहावत है, नाक से भारी नथ, यदि नथ भारी हो गया तो नाक नीचे लटक जाता है। जो मोदी जी ने कहा, छोटी सरकार और अच्छा गवर्नेंस, गवर्नमेंट इतना बड़ा ना हो जाए कि गवर्नेंस के लिए गवर्नमेंट को संभालना पड़े। तो मुझे लगता है जो गवर्नमेंट बनेगी वो साइंस और आर्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसमें इफेक्टिवनेस
देखिए, देश को यह नहीं चाहिए कि कैबिनेट में कितने लोग हैं, देश को यह चाहिए कि एक इफेक्टिव गवर्नेंस देश को चाहिए। जो देश की हालत खराब हुई है उसमें संसदीय जनतंत्र पर एक सवाल खड़ा होता जा रहा है। संसदीय जनतंत्र को प्रधानमंत्री व्यवस्था, कैबिनेट व्यवस्था लीड कर रही है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब अपना कैबिनेट फॉर्मुलेट करेंगे तो जो प्रायोरिटी एरिया है उस प्रायोरिटी एरिया में किन लोगों को रखा जाए जिससे कि सरकार को डिलीवर कर पाए। क्योंकि डे वन से सरकार की ओर लोग देखेंगे, तो किस व्यक्ति को कहाँ रखेंगे यह अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी आयु अनुभव इसके आधार पर इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे अधिक इंपॉर्टेंट देश के लिए आज यह है कि जो भी लोग भी हों वो गवर्नेंस में सक्षम हो, उनकी छवि अच्छी हो और देश जो अपेक्षा कर रहा है उसको पूरा करने में सामर्थ्य। सिन्हा जी, एक चीज समझना चाहेंगे आपसे, ये एक चीज जरा समझाइए। अगर बात की जाए पावर डिस्ट्रीब्यूशन की और पावर के सेंट्रलाइजेशन की, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। 282 सीटें खाली बीजेपी को मिली हैं, लेकिन 336 के आंकड़े में 11 अलाइज का बहुत बड़ा योगदान है। हम अलाइज तो 29 थे टोटल, लेकिन 11 का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, इसमें आपको लगता है कि इस चीज का ख्याल रखा जाएगा? हालांकि मोदी जी बोल चुके हैं इसके बारे में, इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि इन्होंने हमारा साथ दिया, या अब गवर्नेंस पे ज्यादा फोर्सफुल तरीके से देखा जाएगा? देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जो महत्व आपका चुनाव से पहले था वही महत्व आज बना रहेगा। अर्थात कोalition धर्मा के प्रति एक सबोटाज नहीं भारतीय जनता पार्टी करेगी। यदि हमें बहुमत नहीं मिला तो हम कोalition को महत्व देंगे, बहुमत मिल गया तो कोalition को हम डंप कर देंगे। इससे पार्टी की विश्वसनीयता घटती है। सवाल मंत्रिमंडल में सिर्फ आने का नहीं है। जब आप रूलिंग अलायंस के पार्टनर होते हैं तो गवर्नेंस में आपका योगदान होता है। सिर्फ मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन ही गवर्नेंस का एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होता है। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हर इलाके का एक मंत्री हो, यह कोई क्राइटेरिया नहीं है। गवर्नेंस के डिफरेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथोडोलॉजी होते हैं जिसमें पार्टियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, पार्टियों से जुड़े हुए लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। क्या आप उस ओर इंगित कर रहे हैं कि वो दौर खत्म हो गया, यूपीए का दौर, या बल्कि एनडीए से ये दौर शुरू हुआ था जब हर अलाई को मनाने के लिए एक बर्थ, कैबिनेट बर्थ दिया गया था किसी भी तरीके से, या एमओएस होगा या कैबिनेट बर्थ होगा, वो दौर खत्म हो गया? क्या आप ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि सबको समझ जाना चाहिए कि अब मैक्सिमम गवर्नेंस में गवर्नमेंट जो होगी वो मिनिमम होगी? देखिए, लाचार सरकार का दौर खत्म हो गया है। कोalition का दौर खत्म नहीं हुआ। कोalition के दौर को यदि भारतीय जनता पार्टी मानते है कि हमारे पार्टनर हैं, लेकिन हम लाचार पार्टनर, हम लाचार लीडरशिप दे रहे हैं, यह दौर तो कम से कम खत्म हो गया। आपके इसी पॉइंट पर एलजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं, 6 सांसद आपके आते हैं। मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही है, मैं सीधे सीधे जानना चाहता हूं, अगर गवर्नेंस पे फोकस किया जाए तो आज क्या एलजेपी ये कह सकती है कि ठीक है, अगर आप हमें नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, कैबिनेट बर्थ? देखिए, 335 जो जीत के सांसद आए हैं उसमें अगर आप एक्सपीरियंस के तौर पर देखें तो रामविलास पासवान जी जो हैं वो करीब 12 मंत्रालय को हैंडल कर चुके हैं। तो मेरिट्स पे तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है। किसी मंत्रालय को दे दीजिए, वहाँ विकास होना ही होना है। तो हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता कि मेरिट्स जो है वो रामविलास पासवान में है, इसमें कहीं कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक रहा सवाल संख्या का, संख्या भी हम तीसरे नंबर पे खड़े हैं, 6 हमारे सांसद आए हैं। तो हमारा जो उन्होंने फार्मूला आप दिखा रहे हैं कि अगर 4 से ऊपर है और 12 तक है तो 1+1 मिलेगा, तो हम उसमें पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये विवाह का अधिकार जो है ये प्रधानमंत्री जी का है, और प्रधानमंत्री जी किस स्टाइल से काम करते हैं ये गुजरात में सब लोग देख चुके हैं और आप बता चुके हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ सिन्हा साहब, जयनारायण व्यास जी आपके पास भी मैं आ रहा हूँ। यहाँ पर एलजेपी के जो हमारे साथ वाजपेयी जी, उन्होंने कहा देखिए अगर तजुर्बे की बात है तो हमारे से ज्यादा तजुर्बा तो अगर देखा जाए तो बहुत कम लोगों के पास होगा। चीजें साफ हो रही हैं, अपने आप को तीसरे नंबर पर बता रहे हैं 6 सांसदों के साथ। पहले नंबर पर शिवसेना, दूसरे नंबर पर टीडीपी और तीसरे नंबर पर ये। अब एक बड़ा सवाल खड़ा ये होता है कि जो इतने सारे अलायंस हैं 29 पार्टियों के साथ, बहुत बड़ा अलायंस की बात की गई। आडवाणी जी ने इसकी बड़ी पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में बोला कि इतना बड़ा अलायंस है, ये काबिल तारीफ है। अब सबको खुश रखना भी एक जरूरी काम है, किसी को नाराज भी नहीं कर सकते हैं खाली ये सोचकर कि हमारे सबसे ज्यादा नंबर आए। तो किस पार्टनर को कितनी सीटें मिल सकती हैं, कितनी कैबिनेट बर्थ मिल सकती हैं, बल्कि ये कहा जाए तो कैबिनेट बर्थ के लिहाज से ये देखते हैं ग्राफिक्स में यहाँ पर किसको क्या क्या मिल सकता है। 3 पार्टी जो है सबसे ऊपर आती है, शिवसेना 18 सांसद है, टीडीपी 16 सांसद है और उसके बाद एलजेपी 6 सांसद है। 3 पार्टी सबसे ऊपर है, लेकिन ग्राफिक्स आपके सामने है। शिवसेना को 2 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री, ऐसा हो सकता है।
मतलब ऐसी संभावना है। यहां पर आपको ये दिखा रहे हैं, ये शिवसेना का है। टीडीपी की अगर बात की जाए तो 1 कैबिनेट 2 राज्य मंत्री, ये टीडीपी को मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे यहां पर। अगर अकाली दल की बात की जाए, बहुत पुराना अलाई है, 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री, मतलब स्वतंत्र प्रभार से, इंडिपेंडेंट चार्ज से। एलजेपी यहां पर हमारे साथ बैठे हुए वाजपेयी जी बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। 1 कैबिनेट बर्थ मिल सकता है और 1 राज्य मंत्री का पद मिल सकता है। अब किसको मिल सकता है, ये पिता पुत्र हो सकते हैं, क्या हो सकता है, ये बेहतर यही समझते हैं, अंदर की बात इनसे जानेंगे। अपना दल 1 राज्य मंत्री इनको मिल सकता है, ये संभावनाएं हैं। और एक और यहां पर आरएलएसपी की अगर बात की जाए तो इनको भी 1 राज्य मंत्री मिल सकता है। लेकिन जो 72 मंत्री रखे गए थे, जो 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, वो दौर यहां पर आता दिखाई नहीं देता है। तो हम चलेंगे हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके पास, क्योंकि अब बात हो रही है कि क्या जो नेता हैं, अगर सारे मिनिस्टीरियल जो सेक्शंस हैं, अगर बात की जाए, जैसे ये अलग अलग मंत्रालय को सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, तो क्या ये अपने आप में एक चुनौती नहीं हो जाएगी एक मंत्री के लिए इतने सारे पदभार संभालना? हम बात कर रहे हैं कैसा होगा मंत्रिमंडल, कौन से वो होंगे चेहरे, किसको मिलेंगे कितने कैबिनेट के पोस्ट। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, कौन बनेगा मंत्री और किस पार्टी को कितने मंत्रिमंडल मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले यहां पर हम आपको दिखाने वाले, अब जरा ध्यान से देखें, अगर बात की जाए राज्यों का, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मैं थोड़ा सा यहां पर साइड आऊंगा। 73 सांसदों में से यहां पर आपके सामने ये 73 सांसद हैं, इनमें से अगर बात की जाए तो 5 कैबिनेट और यहां पर जो है करीब 4 राज्य मंत्री, ये फॉर्मूला बताया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार का क्या हाल होगा। बिहार से अगर 31 सांसद आते हैं, खाली बीजेपी के 31 सांसद हैं, तो फिर 2 कैबिनेट आते हैं और 2 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और 2 राज्य मंत्री। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि उन राज्यों को लगता है कि जो उन्होंने नेता चुन के भेजे हैं वो वहां पर मंत्री भी बने हुए हैं। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, शानदार परफॉर्मेंस है मध्य प्रदेश का। 27 सांसद बीजेपी के यहां से आ रहे हैं, 27 में से 2 कैबिनेट, और ये जो फॉर्मूला ये हम बात कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, और 1 राज्य मंत्री यहां पर हो सकता है। मध्य प्रदेश, बिहार और आपने अभी तक देखा उत्तर प्रदेश। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजस्थान और बात करते हैं गुजरात की। लेकिन राजस्थान में 100% स्ट्राइक रिकॉर्ड था, कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस था। अगर राजस्थान की बात की जाए, बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है, 25 सांसद यहां से आए, 2 कैबिनेट मंत्री यहां से हो सकते हैं और 1 राज्य मंत्री यहां से हो सकता है, ऐसे फॉर्मूला बताया जा रहे हैं। अगर गुजरात का जिक्र करें तो गुजरात में शानदार परफॉर्मेंस, खुद नरेंद्र मोदी आते हैं, 26 यहां से एमपी चुने गए हैं और 26 में से 2 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और 1 राज्य मंत्री यहां से हो सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यहां पर दे रहा है मंत्रिमंडल में जो मोदी का फॉर्मूला है। तो ये आपके सामने एक और हम आपको दिखा रहे हैं, इसको जरा आप समझने की कोशिश करें। छत्तीसगढ़ में 10 आते हैं, अगर यहां से नेता चुने गए हैं तो 3 राज्य मंत्री आएंगे, क्योंकि वो 12 का एक फॉर्मूला है जो कि अपनाया जा रहा है। 12 सांसदों पर 1 मंत्री, ऐसा फॉर्मूला हो सकता है, ये सब हो सकता है वाली संभावना है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। जय नारायण व्यास हमारे साथ हैं, गुजरात से बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, जो कि संघ के विचारक हैं। मैं चाहूंगा इनको यहां पर स्क्रीन पर दिखाया जाए। सिन्हा साहब, सवाल खड़ा ये होता है, अगर अलग अलग मंत्रियों को जो कैबिनेट बर्थ की बात की जा रही है, अलग अलग पार्टियों की जो बात की जा रही है, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज है उनको कंबाइन करके, उनको जोड़ के एक बड़ी मिनिस्ट्री में तब्दील कर दिया जाएगा, ऐसा संभवित है। इससे क्या ये अपने आप में एक आशंका नहीं होती है कि क्या एक व्यक्ति के ऊपर, एक मंत्रालय के ऊपर बहुत सारा भार आ जाएगा और वो संभाल पाना अपने आप में एक चुनौती वाला काम है? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री 2 बातों का ध्यान रखेंगे। एक बात तो यह रखेंगे कि मंत्रिमंडल किसी भी विभाग के विभाजन से यदि विभाग के कार्य पर असर होता है तो विभाजन को समाप्त किया जाएगा। यदि विभाजन करना आवश्यक होगा तो करेंगे। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेकुलेशन तो होगा कौन मंत्री होगा कौन नहीं होगा, विभागों का क्या होगा। देखिए, पिछले 10 साल से यूपीए के मंत्रिमंडल में शीत युद्ध चल रहा था। पर्यावरण मंत्रालय, खनन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एक दूसरे से ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि वो भारत पाकिस्तान के रूप में लड़ रहे हों।
आज उस शीत युद्ध से मंत्रिमंडल को बाहर लाकर संसदीय जनतंत्र में जो क्षरण हुआ है वो उसे यह नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल रोकेगा। एक जो पहली उपलब्धि देश के सामने होगी। इसलिए मुझे लगता है कि जो विकास की प्रक्रिया रुकी है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण था कि इन मंत्रिमंडल में, यूपीए के मंत्रिमंडल में शीत युद्ध का होना। दूसरी जो महत्वपूर्ण पक्ष जो प्रधानमंत्री देखेंगे विभागों के विभाजन में, जो आपने राज्यों का जिक्र किया, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वजूद है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रसार करना चाहती है, उन राज्यों की भी उपेक्षा नहीं होगी। जैसे केरल एक ऐसा प्रांत है जहाँ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का अच्छा खासा काम है, लेकिन संयोग से ऐसा दुसंयोग बनता है, वोटों का ऐसा ध्रुवीकरण होता है, ऐसा समीकरण बनता है कि वहाँ से रिप्रेजेंटेशन नहीं आ पाता है। तो ऐसे राज्य भी उपेक्षित नहीं रहेंगे इस मंत्रिमंडल में, इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए। जी, आप जो बात कर रहे हैं उस सब के बीच में एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, इसमें संघ का कितना दखल होगा? देखिए, संघ ने पहले ही कह दिया है कि हम इन कामकाजों में, इन छोटी छोटी बातों में हम दखल नहीं देंगे। जहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वयं संघ का स्वयंसेवक है और वो परिपक्व स्वयंसेवक हैं, संघ में प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं, उन्हें जहां पर भी संघ से नैतिक निर्देश या नैतिक एक सलाह की जरूरत पड़ती है, संघ उनको सलाह देता है। ये परिवार है, इसमें मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा यहाँ पे। व्यास जी, आपने बड़ा नजदीक से नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को देखा है, समझा है, परखा भी होगा। एक समय था जब नरेंद्र मोदी के पास 14 पोर्टफोलियो अपने पास थे। अब ऐसे में सवाल खड़ा ये होता है कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं जिनके पास एक राज्य को चलाने का अच्छा खासा तजुर्बा है, तो जो अलग अलग विभाजन होता है, अलग अलग विभागों की अगर बात की जाए, तो क्या नरेंद्र मोदी खुद भी अपने पास कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय रख सकते हैं? ये सवाल है एक बहुत बड़ा। देखिए सुशांत जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राज्य और देश का जो मॉडल है वो काफी अलग है और राज्य का जस का तस वहां लेना मैं समझता हूं ठीक नहीं रहेगा। मोदी जी राज्य में भी जो अपने पास विभाग रखते थे, नीचे उन्होंने सक्षम मिनिस्टर ऑफ स्टेट रखे थे जिनके जरिए इनके पास फाइलें वगैरह नीति विषयक जो है या इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए जाती थी, तो उन पे कोई इतना बोझ नहीं पड़ता था जितना आप मानते हो। तो यहाँ भी ये व्यवस्था हो सकती है, किसी को स्वतंत्र अख्तियार देकर या इस तरह से कोई मंत्रालय में किसी एमओएस जो खुद अपने आप में वो विषय निष्णात है उसको उस काम में लगाकर इस बोझ को हल्का किया जा सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो सही ना भी हो, मोदी जी गुजरात में वो जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो एरिया वाइज आप कर रहे हैं, वो उन्होंने जिलों के बारे में गुजरात में भी 4-5 जोन है, सौराष्ट्र है, कच्छ है, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल और साउथ गुजरात है, वो उन्होंने ये रिजिडली फॉलो नहीं किया। ऐसा था कभी एक जिले से 3 कैबिनेट मंत्री थे और एक जिले में कोई रिप्रेजेंटेशन। तो फिर एक बात बताइए, अगर वो फॉर्मूला फॉलो नहीं किया तो फिर क्या तरीका होता था? किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाने का क्या तरीका होता था? उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता था? उसके लिए ऐसी कौन सी चीज थी जो महत्वपूर्ण थी? देखिए, एक तो आप समझ के चलो कि मंत्रिमंडल का गठन करना राज्य में मुख्यमंत्री या केंद्र में प्रधानमंत्री का अबाधित अधिकार है। अब यहाँ परिस्थिति अलग थी, यहाँ पूर्णतया भाजपा का मंत्रिमंडल ही गठित करना था, तो करीब करीब वो एक एक को पहचानते थे किसकी ताकत क्या है, जातिगत समीकरण की दृष्टि से, सोशल इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी किसको लेना और विभागों की रचना के बारे में भी किसको कहाँ रखना वो उनको मालूम था। यहाँ आप पहले कह चुके हैं, एक सवाल यहाँ पर साथी पक्षों के साथ भी परामर्श की प्रक्रिया चलती रहेगी। आपने सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र किया, आप गुजरात से हैं, बड़े नजदीक से उनको देखा है। छोटा सा सवाल है, जानना यह चाहता हूं कि 4 टर्म्स नरेंद्र मोदी ने वहां पर मुख्यमंत्री रहे। पहले टर्म में स्थिति खराब थी, चीजें अलग थी, दूसरे टर्म में थोड़ी बेहतर हुई, तीसरे टर्म में और बेहतर हुई। इन तीनों टर्म में जो मंत्री को चुनने की प्रक्रिया थी उसमें क्या जो उनके बेसिक मापदंड होते थे उनमें कोई तब्दीली आई या वो वैसे ही रहता था? बिल्कुल आई है, मैंने वो आती हुई देखी है। पहले टर्म में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, मैं मानता हूं करीब करीब जो विरासत में मिला था
और जो सीनियोरिटी के मुताबिक या और किसी वजह से पहले ही कैबिनेट मंत्री में के स्तर पे स्थान पा चुके थे, उन लोगों को लेकर ही करीब करीब मंत्रिमंडल का गठन किया गया। आगे चलते 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 ये बात जो है उनको छोड़ी, मंत्रिमंडल छोटा होता गया। मंत्रिमंडल के साथ कई नए चेहरों को, जैसे स्पीकर की बात करें तो हमारे जो स्पीकर थे वसावा जी, पहले समय उनको पहली टर्म थी कोई ट्राइबल को स्पीकर बनाया हो, मगर वो स्पीकर बनाने के बाद ये टर्म में उन्होंने इनको मंत्रिमंडल में स्थान दे दिया। तो इस तरह के उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। तो जब इनके पास कुछ ज्यादा फ्री हैंड था और बाद में तो मैं समझता हूं कि करीब करीब उनकी ही राय के मुताबिक सब होता था, तब काफी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी उन्होंने किए हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात बोली आपने कि फ्री हैंड जब ज्यादा होता था तो एक्सपेरिमेंट करते थे। सिन्हा साहब, मेरा आपसे ये सवाल होगा, लेकिन उससे पहले वाजपेयी जी, अगर तजुर्बे की बात की जाए, एक होता है तजुर्बा, एक होता है तजुर्बा अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन तजुर्बे के अलावा एक और चीज होता है, एक सोशल इंजीनियरिंग आ जाता है, एक फैक्टर यह आ जाता है कि आप में कितनी काबिलियत है, आपका एक्सपोजर कितना है, आपने पहले एनडीए में कितना परफॉर्म कर रखा है। वो सारे फैक्टर्स आपको लगता है डोमिनेट करेंगे कि पहले वाली एनडीए से भी कुछ आएगा? आपको लगता है वो वाला तजुर्बा भी यहाँ पे काम आएगा क्या कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो व्यक्तित्व है उसको देखने से ये लगता है कि मेरिट जो है नंबर 1 पे प्रायोरिटी रखी जाएगी। नहीं, तो मेरिट में मैं यही जानना चाहता हूँ, मेरिट में क्या वो भी मेरिट में आएगा कि पहले वाले एनडीए में कैसा परफॉर्मेंस है? मैं उसको डिफाइन करता हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरिट में पास्ट एक्सपीरियंस भी देखा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जातिगत समीकरण देखा जाएगा, किन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं उसकी स्थिति देखी जाएगी। पूरा समीकरण एक बना के मंत्रिमंडल आने वाला है। और ये बात से मैं सहमत हूँ कि गुजरात एक स्टेट था और ये एक नेशन की बात है। आप जो बात कर रहे हैं इसी चीज को मैं आगे लेके जाऊंगा, सारे समीकरण बनाना चाहेंगे। सिन्हा साहब, आपने इस शो के पहले भाग में एक चीज बोली थी कि ये आर्ट और साइंस दोनों है। इस आर्ट और साइंस में अगर व्यास जी की बात को लें तो नरेंद्र मोदी के पास खुद कितनी ज्यादा फ्रीडम है, फ्री हैंड कितना है उनके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको नेता जब चुना और उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान पार्टी के पूरे कैंपेन को रीऑर्गेनाइज्ड किया। आज प्रधानमंत्री के रूप में वे पार्टी के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं और पार्टी में कंसल्टेशन चल रहा है। लगातार आप लगातार देख रहे हैं कि गुजरात भवन में जा रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के पास लोग जा रहे हैं, कहीं संघ से भी विचार विमर्श चल रहा है। तो परिवार में लगातार विमर्श और एलाइज के साथ विमर्श के बाद प्रधानमंत्री फैसला ले रहे हैं। फ्री हैंड का मतलब यह नहीं होता कि सिंगल हैंड, फ्री हैंड का मतलब होता है कि परामर्श के बाद एक निर्णय तक पहुंचना, एक फाइनल से देना। मुझे लग रहा है कि इस बार जो मंत्रिमंडल बनेगा उसमें जो परंपरागत क्राइटेरिया होते थे उससे थोड़ा सा शिफ्ट होगा। मूल क्राइटेरिया, जो बुनियादी क्राइटेरिया होगा कि हम देश को इफेक्टिव गवर्नेंस दें, अगर हम उन परंपरागत क्राइटेरिया के आधार पर मंत्रिमंडल का निर्माण होगा, फिर उसी प्रकार की विकलांगता मैं आपको बस, मेरे पास बस 30 सेकंड है, मैं आप तीनों से एक एक सवाल पूछूंगा 30 सेकंड में प्लीज। मेरे पास 10-10 सेकंड आप सबके पास है। व्यास जी, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं, कौन सी वो 2 चीजें होंगी जो अगले जो भी मंत्री चुना जाएगा उसमें वो होनी जरूरी है आपके हिसाब से? आपको लगता है नरेंद्र मोदी इस चीज को तवज्जो देंगे आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो जो मंत्रालय का हवाला जिसको दिया जाता है उसके बारे में जानकारी या तजुर्बा होना, मैं मानता हूं सबसे पहली जरूरियात है। और चूंकि ये प्रश्न की कद और आने वाली जो समस्या है वो भी बड़ी होगी, तो मैं समझता हूं ये सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली बात होगी। इसके बाद फिर पार्टी और जो हमारे साथी दल है उनके द्वारा की गई जो रिकमेंडेशन, बाकी की चीजों को मैं समझता हूं कि सिन्हा साहब, ध्यान में ले सकते हैं। आपका क्या कहना होगा इस पे? 2 चीजें जो सबसे महत्वपूर्ण होंगी। देखिए, दो बात वो देखेंगे। एक तो किस व्यक्ति में दृष्टि कितनी है, दृष्टि मतलब विकास करने की क्षमता और आइडिया जनरेट करने की क्षमता, क्योंकि आज विकास एकदम स्टॉल हो गया। दूसरा, उस व्यक्ति की अपनी योग्यता कितनी है। तो दृष्टि और योग्यता 2 बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया नरेंद्र मोदी जी के सामने है। इसी क्राइटेरिया के आधार पर गुजरात में काम किया, इसी क्राइटेरिया को दिल्ली में लागू करना चाहेंगे। आप बता रहे एकदम ठीक बात है। वाजपेयी जी, लास्ट रिएक्शन आपका। मंत्री जी को परफॉर्म करना होगा, मंत्री जी की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, और अगर कहीं कोई चार्ज लगेगा तो शक किया जाएगा, ये आप मान के चलिए। अगर कोई चार्ज किया लगेगा तो सैक किया जाएगा, ये नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज़ है, कुछ ऐसे ही कागज होंगे, सोच सकते हैं कुछ ऐसे ही कागज होंगे, उन कागजों में हर एक का एक सीवी होगा और अभी उस पर मंथन चल रहा होगा। नरेंद्र मोदी को जिस जबरदस्त तरीके से
समर्थन मिला है, जाहिर सी बात है उनके ऊपर जवाबदेही बहुत है, परफॉर्मेंस का प्रेशर बहुत होगा और इस सब के बीच उनको चुनना होगा एक शानदार मंत्री जो कि इस देश को आगे लेके जाएगा। बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज।